ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 104। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि सन मून डिवाइन हॉल के हेवेनली मोनार्क येमेक्सी को रिपोर्ट करते हुए ये गाइंग युनचे के मिस्टीरियस मास्टर की मिथिकल गॉड लाइक पावर्स के बारे में बताने लगता है। वो कहता है, एक वर्ल्ड क्रिएट करना, वॉइड को तोड़ देना, एक ऐसी ऑरा जो पूरे हेवंस को कवर कर ले, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। युनचे जैसा फ्रीक सिर्फ ऐसे मास्टर के गाइडेंस में ही बन सकता है। अब आगे ये मेसी का चेहरा अभी भी बिल्कुल शांत था। उसने ये गाइंग से पूछा कि क्या वो उस शख्स का नाम जान पाया है। ये गाइंग ने हाँ में जवाब दिया। उसने बताया कि उसने उस आदमी को गुस्सा दिलाने का रिस्क उठाकर जब नाम पूछा तो उसने अपना नाम दुओतियन बताया। ये नाम सुनते ही ये मेक्सी का सालों का बनाया हुआ शांत स्वभाव एक पल में बिखर गया। वो झटके से पलटा, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो चीखा, क्या कहा तुमने? दुओतियन? क्या तुम्हें यकीन है? अपने मास्टर का ऐसा भयानक रिएक्शन देखकर ये गाइंग भी सहम गया और जल्दी से कंफर्म किया। उसने कहा कि ये नाम उसने खुद बताया है और उसके जैसे पावर लेवल का इंसान झूठा नाम इस्तेमाल नहीं करेगा। ये मेक्सी की ऑरा बेचैन हो उठी। वो एक ऐसी कहानी सुनाने लगा जो 10,000 साल पुरानी थी। ये उस समय की बात है जब सन मून डिवाइन हॉल का भी कोई अस्तित्व नहीं था। उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही नाम का खौफ था, ओल्ड मैन दुओतियन। ये गाइंग हैरानी से ये नाम दोहराता है और उसके दिमाग में एक शॉकिंग पॉसिबिलिटी उभरने लगती है। ये मेक्सी ने आगे समझाया कि उस दौर में ओल्ड मैन दुओतियन के बारे में कहा जाता था कि उसने मोनार्क प्रोफाउंड रेल्म को भी पार कर लिया था और लेजेंडरी डिवाइन प्रोफाउंड रेल्म में अपना आधा कदम रख चुका था। वो उस वक्त का सबसे इनविंसिबल इंसान था। लेकिन फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गया और अफवाह ये फैली कि उसने वॉइड को तोड़कर एक हायर वर्ल्ड में असेंड कर लिया है। ये मेक्सी का चेहरा और गंभीर हो गया। उसने कहा कि हो सकता है दुओतियन नाम सिर्फ एक इत्तेफाक हो, लेकिन 10,000 साल से ज्यादा की उम्र और ऐसी पावर जिसे समझना नामुमकिन है। इन सब बातों को मिलाकर देखा जाए तो ये वही ओल्ड मैन दुओतियन हो सकता है। उसने कभी असेंड नहीं किया, उसने बस दुनिया से खुद को छुपा लिया था। ये सुनकर ये गाइंग का चेहरा पीला पड़ गया। एक ऐसा इंसान जो 10,000 साल पहले इनविंसिबल था, वो अब कितना ज्यादा खतरनाक होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। एक लंबी खामोशी के बाद ये मेक्सी ने एक सख्त ऑर्डर जारी किया। उसने कहा, पूरे हॉल को खबर कर दो कि जब तक मैं अगला ऑर्डर ना दूं, कोई भी युनचे या उससे जुड़े किसी भी इंसान को हाथ नहीं लगाएगा। ये गाइंग ने हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या उन्हें युनचे से दुश्मनी खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि उसके पीछे ओल्ड मैन दुओतियन खड़ा है। ये मेक्सी की आंखें बर्फीली हो गईं। उसने कहा, क्या तुम डर गए? ये गाइंग ने एक अजीब सी हंसी के साथ कहा कि उसने अपने 1300 साल में कभी डरना नहीं सीखा, लेकिन ओल्ड मैन दुओतियन ने उसे सच में डरा दिया है। उसने गंभीर आवाज में कहा, मैंने कभी डर नहीं जाना, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी सन मून डिवाइन हॉल को धमकी नहीं दे सकता। लेकिन ओल्ड मैन दुओतियन की ताकत इंसानी नहीं बल्कि डिवाइन है। उसने यहां तक कहा कि 3 साल में युनचे का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा और 6 साल में उसके पास हमारे सन मून डिवाइन हॉल को कुचलने की ताकत होगी। ये गाइंग की बातें सुनकर ये मेसी की भौहें सिकुड़ गईं। कुछ देर शांत रहने के बाद उसने एक पुरानी घटना के बारे में पूछा। 3 साल पहले जी केनरू ने युनचे को बचाया था, क्या यह सच है? ये गाइंग के कंफर्म करने पर यह मेक्सी एक गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने ऑर्डर दिया, सूरज ढलने से पहले मेरे नाम से सुप्रीम ओशन पैलेस के ग्रैंड एल्डर को एक साउंड ट्रांसमिशन भेजो। उसे कहो कि कुछ महीनों में होने वाली डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस के लिए युनचे को एक इनविटेशन भेजे। ये गाइंग ने हैरान होकर पूछा, डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस? ये मेक्सी ने बताया कि यह कॉन्फ्रेंस माइटी हेवनली सोर्ड रीजन ने सजेस्ट की है और यह उस डेविल सोर्ड के लिए है, द हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड। ये गाइंग को समझते देर नहीं लगी कि माइटी हेवनली सोर्ड रीजन ने उन्हें 1000 साल पहले इस्तेमाल किया था। सोर्ड चुराने के बाद जब वो उसके राज नहीं खोल पाए तो अब उन्हें सबकी मदद चाहिए थी। ये मेक्सी ने अग्री किया, लेकिन फिर आगे कहा, इस कॉन्फ्रेंस का लालच इतना बड़ा है कि कोई मना नहीं कर सकता। जुआन युआन वेंटियन का दावा है कि हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड में डिविनिटी हासिल करने का राज है। ये मेक्सी ने समझाया कि भले ही यह झूठ हो, सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म के पीक पर अटके कल्टीवेटर्स के लिए यह एक न रोक पाने वाला लालच है। उसने किंग ऑफ इटर्नल नाइट की उस लड़ाई को याद किया जिसकी पावर डिवाइन प्रोफाउंड रेल्म के आधे कदम जितनी लग रही थी। आखिर में ये मेक्सी ने अपना प्लान फाइनल किया। डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इस कॉन्टिनेंट के सबसे स्ट्रांग लोग ही इनवाइटेड हैं, क्योंकि युनचे हमारे प्रोटेक्टरेट्स को मार सकता है, इसलिए वो क्वालिफाइड है।
उसके घमंडी नेचर को देखते हुए वो इस इनविटेशन को ठुकराएगा नहीं, और उस वक्त उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसकी आंखों में एक गहरा अंधेरा छा गया। ये गायंग सब समझ चुका था। इस बीच इन सबसे अनजान युनचे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दुओतियन नाम, जो उसने बस ऐसे ही गढ़ लिया था, असल में 10,000 साल पुराने एक मिथिकल पावर हाउस का था। उसका ब्लफ इतना ज्यादा काम कर गया था कि अब खुद सन मून डिवाइन हॉल का हेवनली मोनार्क उसके लिए एक जाल बुन रहा था, जिसने अनजाने में उसे डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन भी दिलवा दिया था। इन सब बातों से बेखबर युनचे शहर के ईस्ट की तरफ उड़ रहा था। हवा में सैकड़ों मीटर ऊपर तैरते हुए ठंडी नजरों से जमीन को देख रहा था। नीचे 2 लाख डिवाइन फीनिक्स सोल्जर्स माउंटेन्स पर अलग अलग साइज की यूनिट्स में फैले हुए थे। उनके मूवमेंट से जमीन लगातार कांप रही थी। शाओलिंगसी ने उसे बताया था कि आर्मी ने कभी शहर में डेरा नहीं डाला, बल्कि 6 महीने पहले उनके आने के बाद से वो इस एक्टिविटी में लगे हुए थे, जिससे लगातार हल्की हल्की एक्सप्लोजन की आवाजें आ रही थीं। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के लोगों को लगा कि वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। युनचे जानता था कि ये कोई ट्रेनिंग एक्सरसाइज नहीं थी। इनविंसिबल डिवाइन फीनिक्स आर्मी ऐसे अजीब तरीकों से नहीं बनाई गई थी। फिर भी कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद वो उनका मकसद समझ नहीं पा रहा था। जमीन बर्बाद हो चुकी थी। साफ दिख रहा था कि उसे कई बार उलट पलट किया गया था। सोल्जर्स के मूवमेंट्स एक जैसे और रिपीटेटिव थे, जो उन्हें पिछले 6 महीनों से सिखाए जा रहे थे। युनचे अपनी आईब्राउ सिकोड़ते हुए पूछता है, जैस्मिन, क्या तुम देख सकती हो कि ये लोग क्या कर रहे हैं? जैस्मिन गुस्से से जवाब देती है, ऐसी मामूली बातों के लिए मुझसे क्यों पूछ रहे हो? युनचे का मुंह टेढ़ा हो जाता है। वो अपनी प्रेजेंस को छिपाने के लिए हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग एक्टिवेट करता है, फिर चुपचाप नीचे उतरकर एनकैंपमेंट के किनारे छिप जाता है। जल्द ही एक डिवाइन फीनिक्स सोल्जर अपने स्क्वाड से निकलकर धीरे धीरे युनचे के छिपने की जगह एक ऊंची चट्टान के पीछे की तरफ आता है। अपना आर्मर ढीला करते हुए कुछ बड़बड़ा रहा था। इससे पहले कि वो हल्का हो पाता, एक हाथ आगे बढ़ा और उसके गले को जकड़ लिया। सोल्जर की आंखें डर से बाहर निकल आती हैं। वो कोई आवाज नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि पकड़ लोहे के क्लैंप्स जैसी लग रही थी। युनचे ठंडी नजरों से उसे घूरता है जब उसके हाथ से एक प्रोफाउंड लाइट चमकती है। उसका प्रोफाउंड हैंडल सोल्जर के मेंटल डिफेंसेस को तोड़कर उसकी सोल में घुस जाता है, जिससे उस आदमी की यादें युनचे के दिमाग में बहने लगती हैं। एक पल बाद युनचे अपना प्रोफाउंड हैंडल वापस खींच लेता है और उस बेजान सोल्जर को जमीन पर फेंक देता है, जिसकी आंखें अभी भी डर से फटी हुई थीं। सोल्जर की यादों ने युनचे के कंफ्यूजन को और बढ़ा दिया। उसके ऑर्डर्स बस स्पेशल ट्रेनिंग से गुजरने के थे, जिसमें अपनी सारी प्रोफाउंड एनर्जी को इकट्ठा करके जमीन पर जितना हो सके जोर से और भारी आवाज में मारना था। जो कोई भी सुस्ती करते हुए पकड़ा जाता, उसे कड़ी सजा मिलती, यहां तक कि मौके पर ही मार दिया जाता था। लेकिन यह कोशिश पूरी तरह से बेकार नहीं गई। युनचे को एक इंपॉर्टेंट आदमी का नाम और लोकेशन पता चल गया। फेंग हुवे, इस आर्मी का ग्रेट कमांडर, डिवाइन फीनिक्स एम्पायर का एक मशहूर जनरल और डिवाइन फीनिक्स सेक्ट का मेंबर, उसके पास फीनिक्स ब्लड लाइन थी। सबसे जरूरी बात, जब आर्मी पहली बार आई थी, तब फेंग हुवे ने ही शाओलिंगसी को पकड़ने की कोशिश की थी। अगर फेंग जुएचन ने बीच बचाव न किया होता, तो अंजाम सोचा भी नहीं जा सकता था। युनचे की नजर सीधे साउथ ईस्ट की तरफ फेंग हुवे के कमांड टेंट पर जाती है। उसकी आंखों में एक बर्फ जैसी ठंडी किलिंग इंटेंट उभर आती है और वो एक धुंधली परछाई बनकर अपने टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ जाता है। डिवाइन फिनिक्स आर्मी के एनकैंपमेंट के अंदर एक बड़ा सा फ्लेम शेप्ड क्रिम्सन टेंट अलग ही दिख रहा था। ये फेंग हुवे का कमांड पोस्ट था, जो फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में डेजिग्नेटेड कमांडर था। लेकिन हाल ही में उसका अच्छा मूड खराब हो चुका था। ब्लू विंड इंपीरियल सिटी पर हमला कर रही आर्मी से 2 दिन से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत बेचैन था। फेंग हुवे एक लकड़ी की चेयर पर झुका हुआ बैठा था, हाथ में लिकर का कप था, और वो अपने वाइस कमांडर से पूछता है, क्या अभी भी मेन आर्मी से कोई खबर नहीं आई? उसका डेप्यूटी जनरल तियन यी गहरी डर भरी नजर से रिपोर्ट करता है, सिर्फ मेन आर्मी ही नहीं, हमने कमांडर हान शिंगजाओ और 25th एल्डर से भी कांटेक्ट खो दिया है, जो 50,000 सैनिकों के साथ जांच करने गए थे। ऐसा लग रहा है जैसे वो हवा में गायब हो गए। फेंग हुवे अपनी आईब्राउ सिकोड़ता है और धीरे से बोलता है, हजारों सैनिकों और 3 एल्डर्स को बिना साउंड ट्रांसमिशन भेजने का मौका दिए गायब कर देना। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि ब्लू विंड इंपीरियल सिटी में एक सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म का गार्डियन आ गया है। वाइस कमांडर तियन ये घबरा कर चिल्लाता है, एक मोनार्क? ये कैसे हो सकता है? ब्लू विंड नेशन ने आज तक एक ओवरलॉर्ड तक पैदा नहीं किया, मोनार्क तो दूर की बात है। ऐसा एग्जिस्टेंस एक मामूली से नेशन की मदद क्यों करेगा?
फेंग हुवे बिना हिचकिचाए कहता है, इसका कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि सेक्ट मास्टर भी इसी नतीजे पर पहुंचे हैं, वरना तुम उस डरावने ब्लैक क्लोथ्ड आदमी को कैसे एक्सप्लेन करोगे जिसे हमने फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में देखा था। तियानयी के शब्द उसके गले में ही अटक गए। 6 महीने पहले की उस हेलिश ऑरा की याद अब भी उसका दिल डर से जकड़ लेती थी। फेंग हुवे अपना खाली लिकर पॉट एक तरफ फेंकता है और शांति से ऐलान करता है, भले ही एक मोनार्क उन्हें गार्ड कर रहा हो, यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हमारे डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के पास 12 मोनार्क्स हैं। वो बहुत भोला है अगर वो सोचता है कि वो अकेले हमारे एम्पायर को चैलेंज कर सकता है। तियानयी सिर हिलाता है और ऐलान करता है, जो कोई भी हमारे डिवाइन फीनिक्स एम्पायर को चैलेंज करने की हिम्मत करेगा वो अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। मुझे यकीन है कि हमारे एम्परर उसे हमारे नुकसान का 10 गुना चुकवाएंगे। फिर वो अपने हाथ जोड़ता है और आगे कहता है, जनरल, एक और मामला है जिस पर आपका डिसीजन चाहिए। फेंग हुवे हुक्म देता है, बोलो। तियानयी आगे बढ़ता है और धीमी आवाज में बोलता है, सिर्फ आज दोपहर में कैंप से कुछ किलोमीटर दूर 11 सोल्जर्स मारे गए। फेंग हुवे ठंडी नफरत भरी हंसी हंसता है, हे, ये तो आधे साल से हो रहा है। उनसे पूछताछ की जाती है और वो टॉर्चर किए हुए मिलते हैं। चिंता मत करो, उन्हें कोई काम की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तियानयी तुरंत जवाब देता है, नहीं, ये अलग है। बॉडीज पर कोई बाहरी घाव नहीं है, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस सख्त और बेजान हैं। इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि किसी ने उनकी सोल्स पर हमला किया है। फेंग हुवे की आईब्राउ सिकुड़ जाती हैं और वो सोचता है, सोल सर्च? लगता है आखिरकार उन्होंने कुछ एक्सपर्ट्स भेजे हैं। फिर भी मेरी सिक्योरिटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा डिवाइन फिनिक्स सेक्ट फिनिक्स गॉड द्वारा प्रोटेक्टेड है। मेरे पास फिनिक्स ब्लड लाइन है, वो मुझे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेंगे। तियानयी रिस्पेक्ट से कहता है, तो इस कमांडर ने कुछ ज्यादा ही चिंता कर ली। वो हिचकिचाता है, फिर हिम्मत जुटाकर पूछता है, जनरल, हम हर रोज अपने सैनिकों को इस तरह ट्रेन क्यों कर रहे हैं? सोल्जर्स और ऑफिसर सभी सोच रहे हैं। फेंग हुवे की नजर एकदम बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। उसका पूरा शरीर अकड़ जाता है और तियानयी तुरंत चुप हो जाता है। फेंग हुवे एक जोर से हर्रम्फ के साथ चेतावनी देता है, अपनी जगह में रहो। यह सवाल दोबारा कभी मत पूछना। यह खुद सेक्ट मास्टर का ऑर्डर था। अगर हम कामयाब हुए तो हम शान से भर जाएंगे। अगर हम फेल हुए तो इसके परिणाम मैं भी नहीं सह सकता। अपना मुंह बंद रखो। तियानयी जल्दी से जवाब देता है, समझ गया। अचानक टेंट में एक मजाक उड़ाते हुए आवाज गूंजती है, ओह, ऐसा है क्या? अफसोस कि तुम्हें जीतकर वापस लौटने का मौका नहीं मिलेगा। तियानयी चिल्लाता है, कौन है? वो उछलकर खड़ा हो जाता है। उसकी लॉन्ग सोर्ड तुरंत उसके हाथ में आ जाती है। यह जनरल का मेन टेंट था जहां कड़ी सुरक्षा थी। उनके पास से एक ऐसी आवाज का आना जिसे सुना न गया हो उनकी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट दौड़ा देता है। वो आसपास देखता है लेकिन कुछ नहीं दिखता। फिर फेंग हुवे को प्रोटेक्ट करने के लिए मुड़ता है। उसके शौक का ठिकाना नहीं रहता जब वो देखता है कि एक गोल्डन रोब्स पहना हुआ नौजवान जनरल के 1 फुट से भी कम दूरी पर चुपचाप खड़ा है। फेंग हुवे, जो एक ओवरलॉर्ड था, उसने उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था। तियानयी घबराहट में चिल्लाता है। उसकी तलवार कांप रही थी। जनरल, आपके पीछे! फेंग हुवे तेजी से अपना सिर घुमाता है। उसका चेहरा घुसपैठिए से कुछ ही इंच दूर था। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं जब वो पीछे की तरफ उछलता है। ठंडे पसीने में भीग जाता है। वो उस नौजवान पर उंगली उठाता है। उसका चेहरा अचानक पहचान में बिगड़ जाता है। वो लड़खड़ाती आवाज में कहता है, तुम युनचे हो। युनचे अपने हाथ क्रॉस करता है और ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, ओ ब्रिलियंट ग्रेट जनरल फेंग हुवे, असल में मुझे पहचानते हैं। यह तो बड़े सम्मान की बात है। तियानयी फेंग हुवे की तरफ देखता है और पूछता है, वही युनचे? क्या वो 3 साल पहले मर नहीं गया था? फेंग हुवे गहरी आवाज में कहता है, तुम सच में अभी भी जिंदा हो। वो जानता था कि उसके सामने जो युनचे है, जो बिना किसी आवाज के प्रकट हुआ था, वो 3 साल पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। उस नौजवान की सिर्फ एक नजर से ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। युनचे धीरे से ठंडी हंसी हंसता है। वो कहता है, और तुम अब मरने वाले हो। एक बर्फ जैसी ठंडी किलिंग इंटेंट फेंग हुवे पर लॉक हो जाती है। तियानयी गुस्से से चिल्लाता है, मेरे जनरल को चोट पहुंचाने की सोचना भी मत। वो अपनी तलवार युनचे की छाती पर मार देता है। टेंट के बाहर की हवा बिल्कुल शांत थी क्योंकि एक कलरलेस फ्रोजन एंड इल्यूजरी मिरर ने उसे घेर लिया था, जिसने युनचे के कंट्रोल वाले स्पेस के अंदर सारी आवाज और ऑरा को ट्रैप कर लिया था। तियानयी का ब्लेड, जिसमें एक थ्रोन की पूरी पावर थी, युनचे की छाती से टकराया। फिर भी कोई आवाज नहीं हुई।
तलवार ऐसा महसूस हुई जैसे वो एक वॉइड में फिसल गई हो और उसकी सारी रिलीज हुई एनर्जी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। फिर ब्लेड कांपा और धूल के एक बादल में बिखर गया। स्टंड होकर टियन ये लकड़ी के एक टुकड़े की तरह फर्श पर गिर जाता है। उसकी बड़ी आंखें बेजान थीं। उसकी बॉडी पर एक भी घाव का निशान नहीं था। फंग हुए चिल्लाता है, टियन ये। वो एक कदम आगे बढ़ाता है, फिर पीछे उछल जाता है। उसका एक्सप्रेशन गहरा हो जाता है। उसने देखा तक नहीं कि युनचे ने उसके वाइस कमांडर को कैसे मारा। युनचे ठंडी हंसी हंसता है और पूछता है, ग्रेट जनरल हुए, मैंने सुना है कि जब तुमने फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में एंटर किया था, तुमने मेरी छोटी चाची को पकड़ने का ऑर्डर दिया था। उसकी आवाज अंधेरी और ठंडी हो जाती है। तुम्हारी हिम्मत तो बहुत है। फंग हुए की पलकें फड़क जाती हैं। वो बिल्कुल जानता था कि ये जिंदा हुआ युनचे यहां क्यों आया है। उसने अफवाहें सुनी थीं कि युनचे ने अपनी चाची को किडनैप करने के लिए एक पूरे सेक्ट को खत्म कर दिया था। अपने डर को दबाते हुए उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है। वो कहता है, तुम मुझे मारना चाहते हो? वो इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम में हिम्मत है या नहीं। युनचे की आंखें भड़कती हैं। वो कहता है, अच्छा। फंग हुए अपनी कनपटी पर इशारा करता है और तंज कसता है, मेरी सोल में खुद सेक्ट मास्टर का एक सोल इम्प्रिंट है। अगर तुमने मुझे मारा तो मेरी आखिरी 30 सेकंड की यादें तुरंत उन तक पहुंच जाएंगी। अगर तुमने डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के किसी मेंबर को मारने की हिम्मत की तो तुम और तुमसे जुड़ा हर कोई बहुत बुरी मौत मरेगा। तो अगर तुम्हें हिम्मत है तो आओ और मुझे मारो। युनचे का एक्सप्रेशन मजेदार हो जाता है और उसकी ठंडी हंसी नफरत से और गहरी हो जाती है। वो कहता है, ओह सच में? तब तो ये बहुत ही बढ़िया है। जैसे ही युनचे की आवाज खत्म हुई, उसका फिगर ब्लर हुआ। इससे पहले कि फंग हुए रिएक्ट कर पाता, एक हाथ पहले ही उसके गले को मौत की पकड़ में जकड़ चुका था और यह इतनी तेजी से हुआ कि उसकी आंखें भी उसे फॉलो नहीं कर पाईं। डर के मारे फंग हुए ने अपनी प्रोफाउंड एनर्जी सर्कुलेट करने की कोशिश की, लेकिन युनचे से निकली एक विशाल धरती हिला देने वाली पावर ने उसे तुरंत दबा दिया, जिससे उसके सारे एफर्ट्स बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। वो डर से पीला पड़ गया, ये समझकर कि उनकी स्ट्रेंथ के बीच का फासला उसकी सोच से कहीं ज्यादा विशाल था। युनचे की पावर के आगे वो विरोध करने की ताकत भी नहीं जुटा पा रहा था। फंग हुए की आंखों की पुतलियां डर से फैल गईं। उसने सोचा था कि उसके बचने का 60% चांस है, लेकिन अब वो एक आवाज तक नहीं निकाल पा रहा था। युनचे एक ठंडी नफरत भरी हंसी हंसता है। वो कहता है, क्या तुम अब भी पूछोगे कि मुझमें तुम्हें मारने की हिम्मत है या नहीं? एक सो कॉल्ड ग्रेट जनरल होने के नाते तुम एक बेवकूफ सुअर की तरह भोले हो। फंग हुए के शरीर के अंदर से एक हल्की एक्सप्लोजन की आवाज आई जब युनचे की एनर्जी उसमें घुस गई। उसके सातों सुराखों से खून बहने लगा और उसकी होश और हवास धुंधली पड़ने लगी। उसी पल युनचे का प्रोफाउंड हैंडल फैला और फंग हुए की सोल में घुस गया। तेजी से उसकी यादों को पढ़ने लगा। एक आम सोल्जर को आर्मी का असली मकसद नहीं पता होगा, लेकिन उनका कमांडर फंग हुए जरूर जानता होगा। लेकिन जैसे ही युनचे ने फ्लोटिंग क्लाउड सिटी मिशन से जुड़ी यादों को एक्सेस करने की कोशिश की, उसे एक अजीब सा खालीपन मिला, एक अंधेरा जो सब कुछ छुपा रहा था। जैस्मिन धीरे से एक्सप्लेन करती है, ये एक केज ऑफ मेमोरीज है जिसे बहुत ही हाई मेंटल पावर वाले किसी ने सेट किया है। यह जरूरी यादों को ढक लेता है। अगर वो उन्हें बताने की कोशिश करे या कोई सोल सर्च करने की कोशिश करे तो मेंटल एनर्जी ट्रिगर हो जाएगी और उसकी मेमोरी के उस हिस्से को डिस्ट्रॉय कर देगी। तुम्हारा प्रोफाउंड हैंडल यहां काम नहीं करेगा। यह समझकर कि वो उस इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किए बिना जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता जिसे वो ढूंढ रहा था, युनचे ने फंग हुए की बाकी यादें पढ़ी और अपना प्रोफाउंड हैंडल वापस ले लिया। युनचे गहरी फ्रस्ट्रेशन में आह भरता है। वो कहता है, लगता है सिर्फ फेंग हुए ही वो जवाब जानता था जो मुझे चाहिए था। डिवाइन फिनिक्स सेक्ट ने यह केज इसलिए बनाया क्योंकि उन्हें डर था कि 4 ग्रेट सीक्रेट ग्राउंड्स उस पर सोल सर्च इस्तेमाल करेंगे। जैस्मिन एक ठंडी हंसी के साथ आगे कहती है, ऐसा केज सेट करना बहुत रिस्की है। यह डिवाइन फिनिक्स सेक्ट एक बहुत बड़ा राज छुपा रहा है। युनचे की आंखें चमक जाती हैं जब उसे एहसास होता है उनका असली मकसद कभी ब्लू विंड नेशन को जीतना था ही नहीं। वो यहां है, फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में। जैस्मिन अजीब सी दिलचस्पी के साथ पूछती है, तुम डिवाइन फिनिक्स एम्पायर के लिए कब निकलने का इरादा रखते हो? युनचे बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देता है, आज ही। जब हिसाब चुकाना हो तो एक दिन की देरी भी बहुत ज्यादा है। जैस्मिन नाक से धीरे से हंसती है, एक ऐसी आवाज जो बता रही थी कि उसने यही उम्मीद की थी। उसी पल फेंग हुए को होश आ जाता है। युनचे के चेहरे पर ठंडी मुस्कान देखकर उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है और वो कांपती आवाज में पूछता है, तुमने अब भी मेरे साथ क्या किया?
युनचे उसे इग्नोर कर देता है और सीधे सामने देखता है। वो बर्फ जैसी क्रूर आवाज में बोलता है। उसके शब्द फेंग हुए के डेथ सोल इम्प्रिंट के जरिए सीधे डिवाइन फीनिक्स एम्परर फेंग हेंगकोंग तक पहुंचते हैं। वो कहता है, फेंग हेंगकोंग, अब जब तुम जानते हो कि मैं जिंदा हूं तो क्या तुम्हें बहुत निराशा हो रही है? मैं फेंग शुएर का एक एहसान मानता था, इसीलिए मैं भूलने को तैयार था कि तुमने मुझे कैसे सताया, लेकिन तुमने सच में मुझे एक अच्छा सरप्राइज दिया है। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि फेंग हुए कांप उठा। समझ गया कि उसे बचाने के लिए लगाया गया सोल इम्प्रिंट ही उसकी मौत का फरमान सुनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। युनचे अपना मैसेज जारी रखता है, तुम जरूर सोच रहे होगे कि तुम्हारे लाखों सैनिक कहां गए। हां, ये मैंने किया है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। मेरे रॉयल फादर को मारना, मेरी मातृभूमि को कुचलना, उसे निराशा के नरक में बदलना, इन सब के लिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारा डिवाइन फिनिक्स एम्पायर इसका लाख गुना वापस चुकाए। तो अपनी गर्दन साफ करके इंतजार करना। एक धमाके के साथ युनचे जोर से फेंग हुए को जमीन पर फेंक देता है। उसका शरीर फट जाता है, खून और मांस हर तरफ फैल जाता है, लेकिन एक बूंद भी युनचे पर नहीं गिरती। मशहूर जनरल हुए, जो देशों को कांपा देता था, बिना लाश छोड़े ही मर जाता है। युनचे अपना फ्रोजन एंड इल्यूजोरी मिरर हटा लेता है और चुपचाप फ्लोटिंग क्लाउड सिटी लौट जाता है। टेंट के बाहर के गार्ड्स अपनी पोस्ट पर खड़े रहते हैं, इस बात से अनजान कि उनका कमांडर जा चुका है। उड़ते वक्त जैस्मिन निष्कर्ष निकालती है, तो तुमने 3 महीनों में फेन जुएचन से लड़ने का फैसला इसलिए किया ताकि इस वक्त का इस्तेमाल डिवाइन फीनिक्स एम्पायर से बदला लेने के लिए कर सको? युनचे कंफर्म करता है, हां, 3 महीने मेरे लिए उस लांती डिवाइन फीनिक्स सेक्ट को उलट पुलट करने के लिए काफी से ज्यादा हैं। यह रिस्क मेरी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को बढ़ाने में भी मजबूर करेगा, जिससे मुझे फेन जुएचन का सामना करने का कॉन्फिडेंस मिलेगा। जैस्मिन ठंडी आवाज में कहती है, हाँ, अगर तुम सच में ऐसा सोचते हो तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। 3 महीनों में फेन जुएचन की ग्रोथ तुमसे कहीं ज्यादा होगी। तुम्हारे पास उसे रोकने की ताकत तक नहीं होगी। युनचे की स्पीड कम हो जाती है जब वो पूछता है, क्या, क्यों? वो एक्सप्लेन करती है, उसकी डेविलिश पावर एक बहुत बड़े डेविल ओरिजिन से आती है जो उसकी सोल और प्रोफाउंड वेन्स में डाली गई है। उसने अभी तक इसका सिर्फ 30% ही अब्सॉर्ब किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो तुम्हें 3 महीनों में मार सके, वो बाकी का हिस्सा भी अब्सॉर्ब करेगा। तुम उसकी ग्रोथ की स्पीड का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। युनचे चौंक जाता है। वो कहता है, 30%? वो सवाल करता है कि प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कैसे ट्रांसफर हो सकती है, क्योंकि यह प्रोफाउंड वे के फंडामेंटल नॉलेज के खिलाफ था। वो कहता है, क्या यह डेविल प्रोफाउंड एनर्जी की कोई खास विशेषता हो सकती है? जैस्मिन सीधे उसे झुठलाती है, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो पूरा कॉस्मोस डेविल्स का खेल का मैदान बन गया होता। उसके अगले शब्दों से युनचे का दिल उछल जाता है। वो कहती है, फेन जुएचन के शरीर में जो डेविल ओरिजिन है उसके बारे में तो मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हूं। युनचे हवा में ही रुक जाता है। उसकी आईब्राउज गहराई से सिकुड़ जाती हैं। कोई ऐसी चीज जिसे जैस्मिन भी नहीं समझ सकती? वो आगे कहती है, जो दुनिया तुम देखते हो वो तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा छोटी है। कभी इतने भोले मत बनो कि तुम्हारा सो कॉल्ड फंडामेंटल नॉलेज ही सच है। प्रोफाउंड स्ट्रेंथ एंडाउमेंट सच में मुश्किल है, लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। क्या तुम जानते हो कि मेरी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कैसे आई? युनचे धीमी आवाज में पूछता है, कहीं तुम्हारी स्ट्रेंथ एंडाउमेंट से तो नहीं आई? उसे याद आता है कि जब वो जैस्मिन से मिला था तब वो सिर्फ 13 साल की थी और उसकी पावर तब भी बहुत डरावनी थी। उस उम्र में पर्सनल कल्टीवेशन से ऐसी स्ट्रेंथ हासिल करना नामुमकिन सा लगता था। जैस्मिन एक सीधे साधे तरीके से जवाब देती है जो उसे हैरान कर देता है, हाँ, ये सही है, मेरी स्ट्रेंथ एंडाउमेंट से ही आई है, लेकिन यह मेथड तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है और इसकी कंडीशंस बहुत ज्यादा हार्श हैं। यहां तक कि मेरी दुनिया में भी हजारों सालों में शायद एक बार भी यह कामयाब ना हो। इसके अलावा सबसे परफेक्ट एंडाउमेंट में भी ट्रांसफर हो रही स्ट्रेंथ का कम से कम आधा हिस्सा लॉस्ट हो जाता है। उसकी आवाज अचानक रुक जाती है, जैसे उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया हो। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वो नाक से ठंडी आवाज निकालती है और आगे कहती है, प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में जो एक लो लेवल प्लेन है, प्रोफाउंड स्ट्रेंथ एंडाउमेंट जैसी हाई लेवल टेक्निक बिल्कुल नहीं आ सकती। तो फेन जुएचन के साथ जो हुआ है वो ये नहीं है। युनचे शॉक्ड आवाज में पूछता है, प्रोफाउंड स्ट्रेंथ एंडाउमेंट नहीं? तो फिर ये क्या है? उसने जो डेविल ओरिजिन अब्सॉर्ब किया है वो किसी और की कल्टीवेट की हुई प्रोफाउंड एनर्जी है ना? जैस्मिन एक गहरी शक भरी आवाज में समझाती है, शुरू में मुझे लगा कि एक डेविलिश सोल ने उसकी बॉडी को पोजेस कर लिया है, लेकिन उसका पूरा कंट्रोल है। जब मैंने उसके अंदर के डेविल ओरिजिन को प्रोब किया तो मैंने पाया कि उसकी स्पिरिचुअल ऑरा और फेन जुएचन की ऑरा एकदम फ्लॉलेसली कंपैटिबल हैं।
यही चीज मुझे कंफ्यूज कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे एक ही सोल के दो टूटे हुए हिस्से धीरे धीरे वापस एक हो रहे हों। यह एक्सप्लेनेशन सुनकर युनचे का दिमाग घूम जाता है। वो अपना सिर हिलाता है और फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की तरफ वापस उड़ना शुरू कर देता है, ये डिसाइड करते हुए जितना ज्यादा मैं जान रहा हूं उतना ही ये कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। मैं 3 महीनों में फेन जुएचन से खुद ही पूछ लूंगा। जस्मिन एक बर्फ जैसी ठंडी आवाज में पूछती है, क्या तुम सुन नहीं रहे थे? तुम अभी से उसका मुकाबला नहीं कर सकते। 3 महीनों में तुम उससे लड़ने के काबिल और भी कम हो जाओगे। क्या तुम वहां जाकर मरने के लिए तैयार हो? युनचे शांति से अपने होंठ सिकोड़ता है और कहता है, मेरे पास प्राइमोरियल प्रोफाउंड आर्क है, तो अगर मैं उसे हरा नहीं सका तो भाग सकता हूं। इसके अलावा एक हल्की मुस्कान उसके होंठों से गायब हो जाती है। वो कहता है, मैं उसे इतनी आसानी से मुझे मारने नहीं दूंगा। मैं अपने आप को किसी ऐसे से हारने नहीं दूंगा जिसे मैं पहले ही हरा चुका हूं। जैस्मिन कोई जवाब नहीं देती। स्काई पॉइजन पर्ल में तैरते हुए वो प्यूरिफाइंग एनर्जी को गाइड करती है ताकि उसकी सोल से डेविलिश पॉइजन का आखिरी हिस्सा भी साफ हो जाए। कुछ पलों के बाद वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है और खुद से बड़बड़ाती है, कहीं ये किसी तरह की फॉरबिडन रीइंकार्नेशन टेक्निक तो नहीं? जब युनचे शो हाउसहोल्ड वापस पहुंचता है तो कोर्टयार्ड खुशी और हंसी से भरा हुआ था। बस कुछ ही घंटों में श्याओली बिल्कुल एक अलग इंसान लग रहे थे। उनकी बूढ़ी आंखें खुशी के आंसुओं से भरी हुई थीं। शाओलिंगसी चिल्लाती है, लिटिल चे। वो उसके पास भाग कर आती है और उसके हाथ को कस के पकड़ लेती है, डरती है कि कहीं वो फिर से उड़ ना जाए। ये याद आने पर कि शाओलई और शाओयुन भी वहां हैं, वो जल्दी से अपनी पकड़ ढीली कर देती है। उसके गालों पर एक प्यारी सी लाली आ जाती है। शाओलाई एक संतुष्ट मुस्कान के साथ कहते हैं, चेयर, तुम वापस आ गए। शाओयुन चिंता से भरे चेहरे के साथ पूछता है, बिग ब्रदर, आपको क्या पता चला? वो लोग क्या कर रहे हैं? युनचे अपना सिर हिलाता है और जवाब देता है, डिवाइन फीनिक्स आर्मी एक सीक्रेट मिशन पर है, लेकिन यह बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड है। यहां तक कि प्रोफाउंड हैंडल सोल सर्च से भी कुछ पता नहीं चला। नंबर 7 अंडर हेवन शॉक्ड आवाज में कहती है, यहां तक कि प्रोफाउंड हैंडल सोल सर्च भी काम नहीं किया। इसका फेल होना मतलब था कि मामला बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल था। युनचे गंभीरता से सिर हिलाता है और कंफर्म करता है, हाँ, यह हमारी सोच से कहीं ज्यादा सीरियस है, लेकिन हमें अभी भी इसकी तह तक जाना होगा। जब वो बोल रहा था, नंबर 7 अंडर हेवन की तरफ उसकी नजर अजीब हो जाती है। वो नीचे खुद को देखती है और शक से पूछती है, बिग ब्रदर युन, क्या मेरी बॉडी में कुछ गड़बड़ है? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? युनचे एक सीरियस टोन में कहता है, अपना हाथ आगे करो। नंबर 7 अंडर हेवन चिंता में अपना सीधा हाथ आगे करती है। शाओयुन और भी चिंतित हो जाता है। वो पूछता है, बिग ब्रदर, क्या 7 सिस्टर के साथ कोई प्रॉब्लम है? युनचे उसके हाथ पर 3 सांस तक एक उंगली दबाता है, फिर धीरे से सांस छोड़ने के बाद बोलता है, शाओयुन, 7 सिस्टर, तुम दोनों को अपने दिल को तैयार करना होगा जो मैं अब कहने वाला हूं। उसके टोन से उन दोनों की सांसें डर के मारे रुक जाती हैं। शाओयुन आखिर में हकलाते हुए कहता है, 7 सिस्टर की बॉडी, क्या कोई प्रॉब्लम है? युनचे 2 उंगलियां आगे करता है और ऐलान करता है, हां, और यह सच में बहुत सीरियस है। 7 सिस्टर प्रेग्नेंट है, जिसका मतलब है कि तुम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हो। शाओयुन और नंबर 7 अंडर हेवन खाली एक्सप्रेशंस के साथ खड़े रहते हैं, फिर घबराहट में चिल्ला उठते हैं। शाओयुन दोनों को पकड़ लेता है। वो इतना एक्साइटेड था कि उसका चेहरा लाल हो जाता है और हकलाता है, सच 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 में। नंबर 7 अंडर हेवन का हाथ उसके पेट पर चला जाता है। उसका चेहरा लाल हो जाता है जब वो खतुशी और शौक से अपनी जगह पर जम जाती है। वो कहती है, ओह, मैं। युनचे उन्हें एक मुस्कुराती हुई नजर से देखता है और पूछता है, ऑफ कोर्स, ये सच है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझ जैसा जीनियस डॉक्टर इसमें गलती करेगा? तुम्हारी एफिशिएंसी कुछ ज्यादा ही हाई नहीं है? शाओलिंगसी शौक में कहती है, हे भगवान, फादर, क्या आपने सुना? लिटिल 7th प्रेग्नेंट है। आप ग्रेट ग्रैंडफादर बनने वाले हैं। शॉली का शरीर कांपने लगता है। वो इतने भावुक हो जाते हैं कि मुश्किल से बोल पाते हैं। युनचे जल्दी से उनके पास जाता है और ऐलान करता है, ग्रैंडफादर, कुछ महीनों में आप ग्रेट ग्रैंडफादर बन जाएंगे। शाओयुन न सिर्फ सही सलामत वापस आया, बल्कि एक शानदार बहू और एक बच्चा भी ले आया। शाओली कांपती आवाज में कहते हैं, अच्छा, ये सच में बहुत अच्छा है। जैसे ही एक ठंडी हवा चलती है, वो चिल्लाते हैं, यूनेर, जल्दी करो और लिटिल 7th को अंदर ले आओ, बाहर ठंड है। युनचे एक जोर से ठाका लगाता है और कहता है, हाँ, ग्रैंडफादर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
सेवेंथ सिस्टर की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म पर है। बेबी एक बहुत ही प्योर प्रोफाउंड एनर्जी से प्रोटेक्टेड रहेगा। फिर वो अपने ग्रैंडफादर की तरफ मुड़ता है और आगे कहता है, लेकिन आप खुद को देखिए, आपकी सेहत इतनी खराब हो गई है। अगर आप अपनी सेहत का बेहतर ख्याल नहीं रखेंगे तो शायद आपके पास अपने ग्रेट ग्रैंडचाइल्ड को उठाने की ताकत ना हो। शाओली जोर से हंसते हैं और मजबूती से खड़े होते हैं। वो कहते हैं, मेरी ये बूढ़ी हड्डियां अभी भी मजबूत हैं। मेरे लिए कुछ और दशकों तक जीना और छोटे बच्चे को बड़ा होते देखना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब खुशी का जश्न कम होता है, यूनचे को कहने का मौका मिलता है, ग्रैंडफादर, लिटिल आंट, श्याओ यून और सेवेंथ सिस्टर कुछ टाइम के लिए यहीं रहेंगे, तो प्लीज उनका ख्याल रखना। भले ही मैं अभी अभी वापस आया हूं, मुझे तुरंत कहीं जाना होगा। शाओलिंगसी का एक्सप्रेशन चिंतित हो जाता है जब वो उसका हाथ पकड़ती है। वो पूछती है, तुम कहां जा रहे हो? तुम अभी तो वापस आए हो, क्या तुम फिर से कुछ खतरनाक करने जा रहे हो? यूनचे उसका हाथ पकड़ता है और एक हल्की मुस्कान देता है। वो कहता है, मुझे शाम से पहले डिवाइन फीनिक्स एम्पायर का एक ट्रिप लगाना है, लेकिन कोई खतरा नहीं होगा और मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। उस वक्त मैं अपनी लिटिल आंट के साथ उतना टाइम बिताऊंगा जितना वो चाहेगी। वीडियो को लाइक और हाइप करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। साथ ही जिनसे कल तक का इंतजार नहीं हो रहा, वो मेंबरशिप लेकर कल का वीडियो आज ही देख पाएंगे।